जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, वह कोई और नहीं, वो तो वीर जवान हमारा है, वो कोई और नहीं, वीर जवान हमारा है। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं शुभ्रता आप सबका करतार पब्लिक स्कूल में आयोजित एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम में हमें आप जैसे पूर्व सैनिकों का सम्मान करने का अवसर प्रदान। हर एक जवान वीरता का परिचय देता है। इनका एक ही लक्ष्य होता है, वह है देश की रक्षा करना। तो आज हमारी जो शाम है, एक शाम वीरों के नाम, ये पूरा जो कार्यक्रम है आज हमारे इन सैनिकों को समर्पित है। तो इसीलिए मैं आप सबको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए। सभी से अनुरोध है कि अपना सिंह जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे सैनिकों के लिए करतार पब्लिक स्कूल की तरफ से टोकन ऑफ लव जो है वो प्रेजेंट करें। आज का जो हमारा पूरा कार्यक्रम है वो हमारे आज के जो वीर जवान हैं उनको समर्पित है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रिसेलदार मेजर अंचल सिंह जसरोटिया। इन्होंने 28 साल सर्विस दी है भारतीय सेना में और इन्होंने वॉर भी लड़े हैं 1962, 1965, 1971। इन्होंने 28 वर्ष तक भारतीय सेना में सर्विस दी है। अपनी सेवाएं भारतीय सेना में दी हैं। कैप्टन जी सर। कैप्टन नरेंद्र सिंह भारतीय सेना में अपनी सर्विस दी है और सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने कारगिल वॉर लड़ी है। उन्होंने भी 32 साल तक भारतीय सेना में सर्विस दी है। जी सर। Yes, sir. Yes. खुद से जिसे इस देश से प्यार होता है, वर्दी पहने वही सीमा का पहरेदार होता है, वर्दी पहने वही सीमा का पहरेदार होता है, दूर रहता है अपनों से अपनों के लिए,
दूर रहता है अपनों से अपनों के लिए, एक फौजी के लिए सारा वतन ही उसका परिवार होता है। एक फौजी के लिए सारा वतन ही उसका परिवार होता है। तो आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम एक शाम वीरों के नाम में तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। नीरज ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी का इस कार्यक्रम एक शाम वीरों के नाम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम हमारा देश की सेना के वीरों को समर्पित है। इतिहास साक्षी है कि हम पूर्वजों के बलिदान और त्याग के फलस्वरूप आज हम खुशियां मनाते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 77 इयर्स हो चुके हैं और हम ये 78 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इन 77 वर्षों के हमारे कुछ साक्षात्कार वीर जिन्होंने इस आज़ादी को बरकरार रखने में गहरा योगदान दिया और हम सभी के लिए ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के इस कार्यक्रम एक शाम वीरों के नाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये हैं हमारे आज के एक्स सर्विसमैन कैप्टन दर्शन सिंह बंदराल, कैप्टन प्रताप चंद, कैप्टन रंजीत सिंह, कैप्टन करम सिंह, कैप्टन नरेंद्र सिंह, रसालदार मेजर एंजल सिंह जसरोटिया। आप सभी का दिल की गहराइयों से होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ हमारे रंजीत सिंह पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर निर्मलजीत सिंह का भी अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ सभी शिक्षकों, छात्रों और हमारे एओ उपेंद्र सिंह बंदराल जी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम देश की सेना के वीरों को जैसे समर्पित है। आज के दौर में हर विभाग में तकनीकी सहूलतें हैं, पर इन वीरों ने उन दुर्गम दौर में सेवाएं दी हैं, तब तो हमारे पास सहूलतें भी नहीं थी। तो ये आज के हमारे लाइफ हीरोज हैं, इनके लिए एक बार जोर से तालियां। आप सबको मार्गदर्शन करते रहें और जो हमारा आज विकसित भारत है, हमारे देश का तिरंगा आसमान की बुलंदियों तक छूता रहे। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार। जय हिंद, जय भारत। तो करतार पब्लिक स्कूल के छात्र आपके लिए एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपको समर्पित करना चाहते हैं।
सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारे बीच इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। आप लोगों ने दिन रात मेहनत की, कभी कभी आपको शायद भोजन भी नहीं मिला होगा, कभी आप जी भर के सोए भी नहीं होंगे, अपने आराम को त्यागा होगा, लेकिन सबसे आगे आपके लिए आपका कर्तव्य ही रहा है। तो इसके लिए मुझे अपनी भारतीय सेना पर और आप लोगों पर गर्व है और आप ही हमारा अभिमान है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए जो आज के कार्यक्रम की शान है। सर, आप हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो हमारे बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं, उनके मन में बहुत जिज्ञासा है कि आपने इतने वर्षों तक आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं। हमारे बच्चे आपसे कुछ जानना चाहते हैं, उनके मन में प्रश्न हैं जो वो आपसे जानना चाहते हैं ताकि वो आने वाले भविष्य में अपने आप को कैसे बेहतर बना सकें। तो बच्चे हमारे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक एक करके बच्चे जो हैं आपके नाम के साथ प्रश्न पूछेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें अपने अनमोल शब्दों द्वारा। से है। हमें पता है कि आज हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, पर 1960 और 70 के बीच में उतनी सक्षम नहीं थी। तब आपको युद्ध के दौरान क्या क्या परेशानियां आती थी? मैं इस बच्चे की सराहना नहीं बल्कि काबिलियत का इज़हार भी करता हूँ और इसके साथ साथ इनको जवाब देने के लिए मैं उत्साह हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट से तारुफ हुआ जो कि बहुत ही ऊंचे दर्जे के ख्यालात रखते हैं। हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो इतनी मुश्किल जंग होते हैं जो छोटे से टाइम या छोटे दायरे के अंदर हम उसका बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये लड़ाई हमने दोनों लड़ाइयाँ 65 की रामगढ़ से लड़ी और 71 की रैया से लड़ी और 62 का ऑपरेशन बमडला में और इसके बाद जो आपका ब्लू स्टार है वो मैंने 84 के अंदर अमृतसर के अंदर लड़ा है। जहाँ तक प्रश्न है आपका, ये एक इनकरेजमेंट इंस्पायरेशन देता है आपको कि हमें क्या तकलीफ़ महसूस हुई। ये ऐसा एक वक्त होता है, आर्मी को समय से पहले नहीं बताया जाता है कि आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या आपका टास्क होगा। हमें 24 घंटे के लिए हमेशा हर जगह हर समय, चाहे बारिश है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, तैयार रखा जाता है। जैसे ही हुक्म मिलता है हमें लड़ाई के लिए जिधर का एरिया होता है हम जाने के लिए तैयार होते हैं। अभी जैसे जी मैंने आपको बताया जो लड़ाइयाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी, हम बहुत पीछे थे। रात को हमें हुक्म मिला कि 6 घंटे के अंदर आप जो है वो आपको मूव करना है। जब जहाँ से हम आए इसी रास्ते से हम टैंक के जरिए पैदल रोड के ऊपर चल कर गए हैं। रात को हमने कवर किया। 4 बजे जाकर के 6 और 7 सितंबर को विजयपुर के ऊपर 1965 के अंदर चारबा से हमने अटैक किया। इसमें क्या तकलीफ आती है, क्या नहीं आती है, मैन पावर की प्रॉब्लम होती है। लोग जो है वो पूरे तैयार नहीं होते, कोई छुट्टी पर है, कोई कहीं होता है। एकदम हुक्म मिलने से मेंटेन कंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपको खाना मिले ना मिले, लेकिन आपका जो टास्क है वो पूरा करना पड़ता है। हमने उस टास्क को पूरा किया। और जो आपने प्रश्न पूछा है तकलीफ का, जहाँ तक सवाल है, आर्मी के अंदर ये चीज़ कभी भी महसूस नहीं की जा सकती है। मेरी रेजिमेंट अभी भी पठानकोट के अंदर है। हमने जब भी लड़ाइयाँ लड़ी तो हम पठानकोट के अंदर गए। ये प्रश्न जो आपने किया है, मैं फिर आपको एक दफ़ा ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ऊंचे दर्जे का ख्याल है। मैं आपकी सराहना नहीं करता बल्कि काबिलियत का इज़हार भी करता हूँ। और चेयरमैन साहब से जो मेरे सामने बैठे हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे बच्चे जो हैं इनको टैलेंटेड हैं, इनको NDA के लिए इनकरेज किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो देश की सेवा कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल खानदान के लिए नहीं, एज ए स्टेट के लिए पूरा कर सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से बच्चे NDA के अंदर भी सिलेक्ट हुए। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये है
कि हमारे समय के ऊपर लड़ाई जो थी वो कन्वेंशनल बार थी। आजकल जो लड़ाई है उसके अंदर उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल आपको कन्वेंशनल साइड से कोई नहीं पूछेगा। तो जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ है वैसे ऐसे टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है। तो मैंने शब्द काफ़ी लंबा बोल दिया मैंने, लेकिन मैं इस प्रश्न के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। ख़ास तौर पर इस स्कूल का जहाँ पर आप ये शिक्षा हासिल कर रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी प्रेरणा दी गई है और मैं फिर रिकमेंड करता हूँ कि आपको NDA के लिए रिकमेंड किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न श्रीमान कैप्टन रणजीत सिंह जी से है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक कैप्टन के रूप में आपने विभिन्न परिस्थितियों में बहुत से सैनिकों का नेतृत्व किया, तो आपके अनुसार कौन से नेतृत्व गुण आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस्तेमाल किया, इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, टैंक इस्तेमाल किया, गन किया, राइफल किया, ये तमाम चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं आपकी क्या क्या असाइनमेंट्स हैं, आप किस अहदे के ऊपर कहाँ पर काम कर रहे हैं। जो भी आपको वेपन मिला या ड्यूटी मिला, उसके अंदर जो आपको टास्क मिला उसको अकम्प्लिश करना, उसको पूरा करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। और जो हुक्म मिला है, लेकिन जो आपको आगे सिचुएशन नज़र आती है उसके मुताबिक जो डिसीजन लिया जाता है वो इंडिविजुअल का खुद का होता है। वो जो आगे देखता है, जो उसको पता है कि ग्राउंड के ऊपर क्या है, पीछे से पता नहीं होता कि वो क्या हो रहा है, तो उसको जो है इमीडिएट रिएक्शन, ताकि वो अपने जो टास्क उसको मिला है उसको पूरा किया जा सके। ये तमाम बातें जो है वो ध्यान में रखी जाती हैं। इसमें ये नहीं है कि आप टैंक पर हैं या आप पैदल हैं या आप किसी भी व्हीकल के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन जो आपको टास्क मिला वो आपका पूरा होना चाहिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। मेरा नाम शमीर सिंह है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न कैप्टन करतार चंद जी से है। मेरा प्रश्न है कि अगर हम आज आर्मी में जाना चाहें तो हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हम किस प्रकार अपने आप को आर्मी में जाने के लिए तैयार कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब, पूरा स्कूल के टीचर स्टाफ और आए हुए वेटरन्स जिन्होंने आर्मी के अंदर बहुत कुछ किया, बहुत अपनी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आज जहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, तथा तमाम प्यारे बच्चे करतार पब्लिक स्कूल के, आपको इस शुभ अवसर पर 15 अगस्त आज़ादी के दिन शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो 15 अगस्त आज हम मना रहे हैं या आज़ादी का दिन मना रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। आज़ादी के लिए हमें अपने खून बहाने पड़े। हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, जिस देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर आज हम आज़ाद घूम रहे हैं, ये उनकी देन है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद कितने साल अंग्रेज हमारे ऊपर अपना दबदबा बना के रखे और बहुत सी जानें गई, बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए छोड़ दिया। उन वीरों को हम नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए निशावर कर दिया। ये बात मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप प्यारे बच्चों, आपको पता हो कि किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और कैसे देश आज़ाद होते हैं, कैसे हम दूसरे दुश्मन को हराते हैं। ये बहुत मुश्किल बातें हैं। इस देश के अंदर जितने भी लोग, जितने भी महान भाव, जितने भी हमारे पूर्वज जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके लिए आज हम नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि उनके वजह से आज हम जहाँ पर बैठे हैं और एक सुरक्षित देश के अंदर बैठे हुए हैं। किसी शायर ने कहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। जैसे हम लोग हर वर्ष ये 15 अगस्त मनाते हैं, आजादी का दिन मनाते हैं, ये उनकी याद है, ये उन लोगों की याद है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने काले पानी जेल के अंदर अपनी जिंदगी व्यतीत की। लाखों लोग काले पानी जेल के अंदर मर गए, जो अंग्रेज उस टाइम भेजते थे, जो भी आजादी के लिए आगे नारा लगाता था। इसलिए ये दिन, आजादी का दिन, हमारी खुशियों के साथ उन वीरों को भी याद करने का दिन है। अभी मैं बात करता हूँ बेटे की सवाल का। हाँ जी, भाई एक बार बताइए बेटे। सर, मेरा प्रश्न है कि अगर हम आज आर्मी में जाना चाहें तो हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार हम अपने आप को आर्मी में जाने के लिए तैयार कर सकते हैं? ओके, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात, बंदे के अंदर, जो भी बच्चा आर्मी के अंदर जाना चाहता है, उसके अंदर दिल से तमन्ना होनी चाहिए। पहली बात, दिल से वो चाहे कि मैंने आर्मी में ज्वाइन करना है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। इस तरीके से वो आर्मी में जाने के बारे में सोच सकता है। दूसरी बात, अगर आप आर्मी के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले फिजिकल, आपका फिजिक, आपकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त होनी चाहिए। सबसे पहले तंदुरुस्ती जरूरी है। अगर आप बिल्कुल फिट हो, आप फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं कि आर्मी के अंदर जा सकते हैं। दूसरी बात कि आर्मी के जैसे ही, अगर जो नए छोटे बच्चे हैं, आज से ही शुरू करो, आज से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करो कि आई हैव टू जॉइन द आर्मी, मुझे आर्मी में जाना ही है। आज से ही अपना काम शुरू करो। दूसरी बात यह है कि आज से ही डिसिप्लिन सीखो। डिसिप्लिन, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? डिसिप्लिन मीन्स कि सुबह टाइम से उठना, अपने नित्य क्रिया जो भी करना है करके, फिर अपना टाइम से स्कूल जाना, टाइम से वापस आना, टाइम से घर में आना, टाइम से दूसरा पढ़ाई करना, टाइम से रात को सोना, टाइम से सुबह उठना। ये सबसे बड़ा आर्मी का जो जरूरी काम है, सबसे बड़ा ये है कि टाइम टेबल को मेंटेन करना, जो कि सिविल में हम लोग नहीं कर सकते। तो उसकी ट्रेनिंग, फिजिकल फिट वर्क। दूसरी बात के आज से ही आर्मी की किताबें, जितने भी नॉलेज की किताबें हैं, उनको पढ़ना शुरू करो। आपके कोर्सेज के साथ साथ, आपकी एजुकेशन के साथ, आप जो आर्मी के पम्पलेट्स हैं, आर्मी ट्रेनिंग की पम्पलेट्स हैं, आर्मी का क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको आप अभी से फेस करो, अभी देखो, तब जाके हम आर्मी के लिए सोच सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मैंने हिस्सा लिया। 70 बार जब हुई है लड़ाई, आज 53 साल हो गए, 53 ईयर्स पीछे की बात है। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई। हालांकि कारगिल युद्ध बीच में हुआ, लेकिन वो मतलब बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। इंडो पाक वार 71 की थी, जिसमें हमने हिस्सा लिया। मेरे बाहर जो 100 लोग बैठे हैं, इन्होंने भी हिस्सा लिया सभी लड़ाइयों में। लड़ाई जो है, पहली बार लड़ाई अभिशाप है। देश में लड़ाई होना या अपने कंट्रीज की लड़ाई होना, इसका मतलब यह है कि देश 10 साल पीछे चला जाता है। 10 ईयर्स बैक अगर लड़ाई होती है तो। पर देशों के आपस में जगह चलते हैं, लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है उसके लिए हमें तैयार रहना होता है। 71 बार जो है वो, ये लड़ाई एक छोटी लड़ाई थी, ये 13 दिन चली, जो कि 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये लड़ाई लड़ी गई। अब ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता। लेकिन इस लड़ाई के अंदर हमारे भारत की बहुत हाई क्वालिटी की विजय हुई, जीत हुई। पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया हमने। ये लड़ाई तो शुरू हुई, ये लड़ाई शुरू हुई थी बांग्लादेश की वजह से। आज जो बांग्लादेश की कंडीशन है, उस टाइम बांग्लादेश के अंदर कुछ चक्कर चल रहे थे, कुछ कौम का, कुछ बांग्लादेशी अपनी भाषा का मेंटेन कर रहे थे, उस वजह से कोई चक्कर था प्रॉब्लम, और उस वजह से, उन कन्फ्लिक्ट की वजह से ये इंडो पाक वार हुई और ये लड़ाई छिड़ी। लड़ाई के बाद जो रिजल्ट आए, पाकिस्तान से ईस्ट बांग्लादेश अलग कर दिया गया, अलग देश बन गया। ये एक टाइम था, इस लड़ाई के अंदर 93,000 पीपल्स ने आत्मसमर्पण किया। ये दुनिया का रिकॉर्ड है कि इतने लोग पाकिस्तान के सिपाही जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और अपने हथियार डाल दिए हिंदुस्तान के सामने
और बांग्लादेश को आज़ाद किया गया। उस टाइम पर जनरल नियाजी और अपने जनरल जीओसी इनसी जसवंत सिंह, कुछ ऐसा नाम है उनका, उन्होंने एक दूसरे के साइन किए और उसके बाद जो है वो लड़ाई खत्म हुई और बांग्लादेश को आज़ाद किया गया। हमारे इस इलाके में मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, उस टाइम में 18-19 साल का था, मैं बच्चा था आपकी तरह, ज़्यादा उम्र नहीं थे, और जबकि मुझे लड़ाई देखनी पड़ी। और आज जब मैं आर्मी से आया हूँ, आई वॉज द लास्ट मैन हु हैव वन द वार। लड़ाई में जिस तरह से मैं आखिरी आदमी था, उसके बाद लड़ाई नहीं हुई। हमने लड़ाई के अंदर पंजाब से शुरू किया। अच्छा, पहली बार हम बबीना से आए। बबीना से जैसे है, आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लड़ाई का थोड़ा सा, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा। अच्छा, बस एक मिनट। बबीना से आ रहे थे लोग, मिठाई के डब्बे ले लेके फौजियों को दे देते उस टाइम, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। ट्रेन जहाँ खड़ी हुई थी, रोटियों के बंडल फेंक रहे ऐसे जवान लड़ाई के लिए आ रहे थे। तो पंजाब से हम दीनानगर से पाकिस्तान अंदर गए थे और पाकिस्तान के अंदर 60 किलोमीटर चले गए अंदर। हमारी यूनिट 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर हम घुस गए और वहाँ 6 महीने हम पाकिस्तान के अंदर ही जाके बैठे थे और वहाँ बड़ी रोटी खाई, उसके बाद वापस आए। तो ये बात ओके सर, थैंक यू। मैं आपको बहुत टाइम दिया, माफ करना चेयरमैन साहब, थैंक यू। मेरा प्रश्न कैप्टन नरेंद्र सिंह जी से है। 1999 की वॉर से जुड़ा हुआ क्या कोई घटना आपको ऐसी याद है जो आप हमें बताना चाहेंगे, जिसे आप आज भी याद करते हो? आवाज़ देना चाहता हूँ कि ये करतार पब्लिक स्कूल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी आदमी स्कूल के अंदर बैठा हुआ है, इतना जोश है बच्चों के अंदर। मुझे एक पाकिस्तान के गायक हैं, उनका एक शेर याद आ गया, मुस्कुराने का तरीका कैसे होना चाहिए, है ना। मुस्कुराने की अदा ऐसी कीजिए, पहले दीजिए बच्चों को शिक्षा, पहले दीजिए बच्चों को शिक्षा, फिर आजाद कीजिए। बेटा, ये जो शिक्षा, पहले लोग थोड़े कम शिक्षित थे, इसलिए वो ज़्यादा ना बोलते थे और ना ही ज़्यादा वो काम करते थे। आजकल हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको भी आर्मी में लिया गया है और वो फाइटर उड़ा रही हैं। फाइटर उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। अभी जो आपका सवाल था कि बार के बारे में, मैं पहला आदमी हूँ इनमें बैठा हुआ जो बार का इंजर्ड आदमी है और मेरे पास एक मेडल भी है जिसको बार इंजरी मेडल बोलते हैं। मैंने एक नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे बताता नहीं, मैं एक नहीं 2 बार इस युद्ध में हिस्सा लिया हुआ। सबसे पहले जो करगिल बार जो शुरू हुई थी ये 92 में हुई थी। उस समय ये बात टोटल 7 से 10 दिन चली। उस समय हमारी फौज का एक आर्डर था, बोलने की लंबी कहानी हो जाएगी लेकिन सुनना चाहिए। हमारी सरकारें ऐसी थी, वो चाहती थी कि हमारी जो फौज है जो हम बोलेंगे वही होगा। आज वो नहीं है। इनका देश था कि 6 महीने के लिए हमारी फौज जो है वो बॉर्डर को खाली कर देगी जहाँ बर्फ पड़ती है और पीछे आ जाएंगे और ना वो आएंगे ना हम जाएंगे, हमारी सब एक पेट्रोल जाएगी। तो उस समय जब हमारी पहली पेट्रोल गई वहाँ, वो हमारे से पहले आ चुके थे और पंजाब की एक स्पेशल रेजिमेंट जिसका 25 पंजाब बोलते हैं, वो वहाँ गई और उन्होंने उनके ऊपर दावा बोल दिया। आप मीडिया से काफ़ी न्यूज़ सुनते होंगे। एक हमारे जनरल हैं जिनका नाम है G.D. बख्शी साहब, गगनदीप बख्शी साहब। उनके भाई 71 में वहाँ शहीद हुए थे और श्रीलंका के अंदर जब ये लड़ाई लड़ी गई वो वहाँ के डायरेक्टर थे। आज भी आप किसी लाइब्रेरी में जाइए, उनकी ये किताबें लिखी हुई बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लिखता वही है जो ग्राउंड में जाता है। आज भी वो हमारे देश के काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तो जब वो ऐसा
हल्ला हो गया उधर, तो उन्होंने एक आर्मी कमांडर ने एक कॉन्फ्रेंस ली कि उस इलाके को कैसा खाली करवाया जाए। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो जैसे सर ने बताया कि अचानक मिलता है, वो वॉलंटियर हुए कि साहब उस इलाके को मैं खाली करवाऊंगा और जुम्ट लूंगा 6 जैक राइफल, और वो उसको लेकर वहां गए और इस दिमाग से उन्होंने काम किया कि कभी मौका मिले मैं आपको पूरा बताऊंगा। आज तक मैंने ऐसा कोई जनरल नहीं देखा जैसे वो लड़ाई लड़ाने का तरीका है उनका। उन्होंने ऐसा काम किया कि उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से पहले प्लानिंग किया। आपने रामायण भी देखी होगी, रामचंद्र की महाभारत भी देखी होगी, कोई भी देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जोश। जब रामचंद्र जी ने युद्ध किया तो तब उन्होंने भी सेना को ऐसा जोश दिया था कि हर सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसका नाम है आर्मी। आपने पिक्चर भी देखी होगी, उसमें बोलते हैं हाउ द जोश, बोलते हैं ना। जब अंदर से वो आवाज निकलती है तो समझो आपकी कामयाबी पक्की है। तो बख्शी साहब ने भी ऐसे किया और बोला कि दिल्ली वाले बोलते हैं कि हिंदुस्तान वाले फायर नहीं कर सकते, हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि जिनको पता नहीं चलेगा कि आए कहाँ से और गए कहाँ से। तो हमें भी पता नहीं था, हमने पूरी प्लानिंग किया। और एक सबसे छोटा जो हमारा सैनिक होते हैं जैसे कम सर्विस वाले, उस समय ये बोला गया कि तुम में से सबसे कम सर्विस किसकी है, उसको वो जोश जानना चाहते थे। तो उसने लड़के ने हाथ खड़ा किया, उसने बोला ये बताओ कि आपके सामने कौन सी यूनिट लगी हुई है। कोई बोला कि पंजी पंजाब, क्योंकि डोगरे लोग ऐसे ही बोलते हैं। उसने बोला नहीं। एक दूसरा लड़का बोला सर 28 बलोच। तो उसने बोला अभी हमारा वक्त आ गया है। तो हमने आक्रमण किया जिसमें हमारे 7 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे को जहाँ गोली लगी हुई है हाथ में लगी हुई है और मेरे घर वालों को पता नहीं था। और एक उसमें हौलदार तिलकराज जो था वो कीर्ति चक्र हुआ, सूबेदार मेजर आर्मी कैप्टन शेर सिंह सेना मेडल हुए, बख्शी साहब प्रशांत सेना मेडल हुए। उसके बाद हमने वो कार्रवाई की। उसके बाद जब करगिल की 99 फिर शुरू हुआ तो हमारी 13 जैक राइफल ने उसमें हिस्सा लिया, काफी यूनिट लिया। हम जम्मू में थे उस समय। तो हमें हुक्म मिला या सर ने बोला रात को 9:30 बजे कि सुबह आपकी यूनिट जो है 6 बजे करगिल में पहुंची होगी। तो वहाँ बच्चे थे, फैमिली मैन थे, तो सभी का दिमाग हिल गया अभी क्या होने वाला है। हमें ग्राउंड में बुला लिया और एक कंपनी हमारी हेली वैन ऑपरेशन के लिए जो हेलीकॉप्टर से उड़कर नीचे ड्राफ्ट करते हैं वो वहाँ तैयार हो गई। उसमें मैं शामिल था और हम वहाँ गए और हमने लड़ा उधर जाकर ड्राफ्ट किया रात को 11:30 बजे। और हमारा बंदा फिर वहाँ इंजर्ड हुआ। लेकिन इतना नुकसान हुआ इंडिया का कि आप पूछो मत। वो इसलिए हुआ कि आपने सब वो देखा हुआ है कि अचानक किसी के घर में जाने के लिए बहुत सी तैयारियां करना पड़ती। हम लोग तैयार नहीं थे। आज हिंदुस्तान के पास इतनी टेक्निक है कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। और मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है, मैं बच्चियों को कहता हूं कि जिंदगी में कभी मौका मिले तो आप आर्मी को ज्वाइन कीजिए। और जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं उनके घर में तिरंगा आता है, आप उस तिरंगे को कभी सूंघना, उसमें आपको आज़ादी की महक आएगी। हम लोग इसको नॉर्मल लेते हैं। उसके पास जाना, तिरंगे के पास, उस बच्चे की उसमें हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की महक आएगी। ये तजर्बात उनके घर में जरूर जाके करना। मैं अभी भी गया था पंजाब में, तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें वो है। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई और पूछना चाहता है तो आराम से पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न माननीय कैप्टन करमचंद जी से है। मेरा सवाल ये है कि आपका जो ट्रांजिशन पीरियड रहा मिलिट्री लाइफ से सिविलियन लाइफ में, उन दोनों लाइफ में बहुत ही अंतर है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन दोनों लाइफ को कैसे मैनेज किया और इनमें जो चेंजेस थे, जो बदलाव थे, उनको कैसे मैनेज किया। जो हमारी स्टार्टिंग लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ से निकलकर 17 साल की एज में मैं आर्मी ज्वाइन किया 65 में।
मार्च में। और उसके बाद जो है ट्रेनिंग ख़त्म होते ही 71 बार जो है वो 65 की बार जो है वो स्टार्ट हो गई थी। उसमें हमारा पर्सन पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ था क्योंकि पर्सन थी सिक्किम में। सेकंड टाइम पर जो हमारा बार का 71 का था वो हुआ हमारा अनंतपुर खौड़। आपने देखा होगा रामगढ़ के नीचे जगह है, वहाँ पर जहाँ पर कि हमारे 5 आदमी कैजुअल्टी हुए। और उस समय जो बंदोबस्त थे वो इतने अच्छे नहीं थे, खाने के भी नहीं थे सही मायने में। बाकी जो इसका अम्नीशन का दूसरा तीसरा था इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जोश इतना था कि हर आदमी ये चाहता था कि कब बॉर्डर पार करें। हमें हमारे हेडक्वार्टर पर फायर हुआ और उसमें सीओ का जो वो सेवादार था वो उसमें जख्मी हो गया, दोनों टांगें उसकी ख़त्म हो गई। मैसवादार था वो भी ख़त्म हो गया। तो उधर से एक वो आया मैसेज कि कोई ओपी जो है वो बैठा हुआ है। ओपी में ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है, जैसे वहाँ से वो प्लान करता है कि कैसे फायर करना है। तो रात को हमें पेट्रोलिंग के लिए एक कैप्टन और हम 3 जवान, हमें ये हुक्म मिला कि आप बॉर्डर पार जाओ और उधर देखो कि वो कितना एरिया आगे 4 बार गांव है वो, उसमें कहाँ पर इसकी पोजीशन है एनिमी की, ताकि हम अटैक करें तो हमें पता चल जाए। तो आपको बताएं कि शाम को 10 बजे हमने अपना मार्च शुरू किया। दिसंबर महीना था और वहाँ पर धान की फसल में पानी, कटा हुआ धान था लेकिन पानी बहुत था उसमें। वो क्रॉल करते हुए पूरी रात जाकर बंकर को चेक किया, उसकी कितनी चौड़ाई है, फ्रंट कितना है। जब वापस आए तो जो हमारा कैप्टन साहब था उसके पूरे कपड़े जो थे ये आगे के ये बिल्कुल फट गए थे क्रॉल से। और जितना भी ये मतलब पानी से इतनी सर्दी थी, 4 बजे आकर और रिपोर्ट दिया कि ये बहुत ज़्यादा डिफेंस है, जहाँ पर अटैक करने की जरूरत है। उसके बाद जब ये सीज फायर हो गया, थोड़ा रिलैक्सेशन मिला और जो फौजी लाइफ है उसमें दिनचर्या जो है वो काम करता रहता है। फिर हमें वही कारगिल में जाना पड़ा, इधर द्रास में जाना पड़ा जहाँ ये तोलोलिंग की पहाड़ी है, -40 डिग्री में। वो हमने 18 महीने उधर काम किया, जिसमें हमारे 5 आदमी जो है वो स्लाइडिंग आती है बर्फ़ का, उसमें दब गए। और वो 6 महीने के बाद जब बर्फ़ आउट हो गया गर्मियों में तो लाशें निकाली। तो फौज की लाइफ बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान बात है, इधर बैठ कर हम बात करेंगे कि ये बिल्कुल अच्छा है। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो जब सिविल में आए तो सिविल का तो बात ही और है। पहली तो बात वो सिविलियन जो हैं वो अभी बोलेंगे ये कि भाई ये क्या बोल रहा है, वो अपने आप को ये समझते हैं सिविलियन के भाई ये तो वो कदम ताल करके टूट कर आए, इनका दिमाग कुछ नहीं है। सही मैंने मैं बता रहा हूँ, मैं हमने सुना है अपने कानों से, लेकिन हमने उनको जवाब भी दिया। उसके बाद सिविल में आस्ते आस्ते सिविल में आपस में मिलकर आज हमारा सिविल में कॉपरेशन इतना अच्छा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं 22 सरपंच भी रहा हूँ भरवाल का, और अभी हम उसमें लीग में हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लीग के, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वो साहब सेक्रेटरी हैं। तो ये अभी क्या हम मिल गए हैं, लेकिन जब आदमी आता जाएगा ठंडा पानी और गर्म को मिलाओ ना, वो हिसाब आर्मी और सिविल का है। उसको वक्त लगता है थोड़ा सिविल में एडजस्ट होने में, यही बात है। धन्यवाद।